एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले निचोड़ 2.0 में क्लास 10th सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 10 तक का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आपको मैं बता चुका हूं। आई थिंक आप लोगों की तैयारी उतने का हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो भाई आप कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि आप वेस्ट कर सको। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, टाइम की समझो। मैं आपको टाइम टू टाइम जितना दिनों में अभी आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, तो कंप्लीट आपका कम से कम 80% पोर्शन कराना है, तो मैं आपका 80% पोर्शन का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ का फर्स्ट आपका क्या देखना है, आपको ब्लूप्रिंट को समझना है। इसमें से देखो नंबर मार्किंग सिस्टम क्या होने वाला है भाई, 12 नंबर का टोटल आपका आएगा, जिसमें से 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले आपको 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले 3 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आने वाला है, तो 3 मार्क्स के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो आपको बताना है। फिर मानव के लिए आवास की आवश्यकता क्यों होती है ये बताना। फिर स्मार्ट सिटी की अवधारणा को आपको लिखना है कि स्मार्ट सिटी क्या होती है, उसकी कंप्लीट आपको समझाना है। 3 मार्क्स के लिए है, तो आप लोग अच्छे से उसको करेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको बताना है। कि क्योंकि देखो गांव से वो नगर बन गया, तो नगर बनने के बाद आखिर क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं को आपको बताना। फिर प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ग्रामीण अधिवासों का प्रचार लिखना है कि प्रकार। ठीक है, प्रकार उसकी टाइप्स ऑफ ग्रामीण अधिवास लिखना है आपको कि क्या होती है। फिर मानव अधिवास के वृत्ताकार प्रतिरूप का रेखा चित्र आपको बनाना है। ये क्वेश्चन जो भी आपको बताया जा रहा है इसके आने की चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आपको देखने को मिलेगा, और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा बोर्ड, सार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर, सब में आपको यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने 8 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो 5 नंबर के लिए बहुत कम ही पढ़ना पड़ता है, वो सटीक होता है। तो देखो क्या करना है आपको, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना करना है, मींस आपको अंतर लिखना है दोनों का कम से कम 5 पॉइंट में। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नगरीकरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है उसको उदाहरण सहित समझाना है। फिर ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन करना है, वो भी कोई 5। फिर नगरीय अधिवास की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि कारक ऊपर में भी 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, वही कारक 5 मार्क्स के लिए भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये रहा चैप्टर नंबर 6 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो फिर देख लेते हैं हम आपके चैप्टर नंबर 7 प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। यहां से देखो सटीक है आपका। ठीक है, आप क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया उन 2 क्वेश्चन को, क्योंकि एकलौता चैप्टर, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा ये मतलब एक ही यूनिट है। मेरा बोलने का मतलब यही, यूनिट और चैप्टर एक ही है, तो इसमें से आपका 2 क्वेश्चन अथवा करके इसी में से ही देखने को मिलेगा, तो इसको कर लेना। देखो ये तो बेसिक चीजें हैं, किन्हीं 4 कारण को, किन्हीं 4 परिणाम को। ठीक, फिर 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया, ये बेसिक चीजें आपको तो पता होना ही चाहिए। फिर आपको जो एक्स्ट्रा करना है, ये नीचे की 4 से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से ही आपको देखने को मिलेगा प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी नई तकनीकों का उपयोग किया गया था, उसको सभी को लिखना है। फिर वर्साई की संधि की शर्तों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप वहां पर कर लेंगे। प्रमुख शर्तों को लिखना, किन किन राज्यों के मध्य हुआ था उसको कर लेना है। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव, प्रथम विश्व युद्ध से महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए उसको लिखना है। फिर वर्साई की संधि से जर्मनी को क्या हानि उठानी पड़ी। तो ये लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 2 देखने को मिलेगा जो कि कंफर्म है। ठीक है, इसलिए आप इन 8 क्वेश्चंस को कर लेना, और एक काम आप करना, जो 2023 में क्वेश्चन आया है इसमें से आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन मैं बाहर नहीं कर पाया हूं, उसको हटा नहीं पाया हूं, तो उन दोनों क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप इसमें से कट कर लेना। फिर आपके पास बचेगा सिर्फ 7 क्वेश्चन। उन 7 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप उनको कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 8 में देख लेते हैं भाई क्या है आपका, 2 युद्धों के बीच। ठीक है, रूसी क्रांति और महामंदी, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखो
टोटल आपके 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमिलरली 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले आपको 1 क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, बोर्ड जो है याद रखना कंप्लीट ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो ये आपके फाइनल एग्जाम में अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, तो इन चीज़ों को समझो और उसी के हिसाब से सटीक पढ़ाई जो है करो। ठीक है, आप पढ़ाई कर लिए और आपके पास जो भी नोट होगा उससे पढ़ाई करो, फिर इन क्वेश्चंस को आप अपनी एक कॉपी में नोट करके रखो, आपके खुद का एक क्वेश्चन बैंक बनेगा स्टैंडर्ड। ठीक है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहले मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। फिर सोवियत और संसद में क्या आप क्या अंतर समझते हैं या क्या अंतर कर सकते हैं उसको लिखना है। फिर सन 1861 में अर्धदास्ता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ हुआ वो आपको लिखना है। फिर न्यू डील की घोषणा को बताना है। फिर सिमिलरली 5th और 6th क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की। सन 1917 की रूसी क्रांति के 2 परिणाम लिखना है। तो इन क्वेश्चंस को देखो, 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करना पड़ता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो पार्ट के भी बीच का पूछा जा सकता है। इसलिए हम जो है जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं सभी को एक जगह ला के रख दिए ताकि आपको डाउट ना हो कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है ना। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लो और वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस करते चलो। एटलीस्ट सभी को नोट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लो जिनकी तैयारी आपका नहीं हुआ है। फिर तैयारी कर लो, फिर से एक बार वीडियो देख लेना, मतलब रिवीजन कर लेना, फास्ट फॉरवर्ड में कर लेना, फास्ट हो जाती है वीडियो आपको पता है। ठीक है, आप सिर्फ वहां से जा करके मैच कर लेना, फिर हाँ मेरा ये क्वेश्चन की आंसर याद है या नहीं है करके आप कर सकते हो। ठीक, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी से 2 से 4 क्वेश्चन करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूस में 1867 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए उसको लिखना है कि उसकी देखो इसकी थ्योरी बहुत बड़ी, तो थ्योरी को अच्छे से समझते हुए कर लेना। फिर रूस और रूसी क्रांति के किन्हीं 5 प्रभावों को समीक्षा करना है। ठीक है, रूस के और रूसी क्रांति के। फिर प्रश्न क्रमांक 3 भी आपकी स्क्रीन में क्या है कि रूस की क्रांतिकारी सरकार ने कौन कौन सी कार्य रूस के लिए किए हैं। फिर भीषण मंदी की शुरुआत किन कारणों से उसको बताना है। फिर आर्थिक मंदी के दौर में वस्तु की कीमतें क्यों घटी उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, आपके चैप्टर नंबर 9 को, अध्याय 9 को, 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी एवं नाजीवाद, इसको। ठीक है, तो देखो इसमें से भी 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स की वीडियो ऑलरेडी डल गई है चैनल पर, आप जाकर के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, विथ आंसर आपको वहां पर बताया गया। ठीक है, मुसोलिनो ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई थी उसको 2 मार्क्स के लिए लिखना है। फिर फांसीवाद एवं नाजीवाद की 2 समानता, आखिर दोनों में क्या समानता है वो बताना है। फिर 3rd क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति फांसीवाद की 2 समानताएं, मतलब उनमें क्या रूल्स थे उस चीजों को लिखना है। फिर जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया, तो ये 4 क्वेश्चन हुआ। फिर 5वां क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फर्क समझते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इनको करेंगे ही। हिटलर की विदेश नीति की 2 उद्देश्य लिखना है। फिर 7वां क्या बोला जा रहा है, फांसीवाद दल लोकतंत्र की जगह क्या लाना चाहते हैं उसको लिखना है। फिर जर्मनी ने पोलैंड के लोगों से विजय के बाद कैसा व्यवहार किया उसको आपको लिखना है। ये रहा 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे और भी है 4 क्वेश्चन, जैसे कि हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए थे उसको करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखना है। फिर फांसीवाद से आप क्या समझते हैं उसको करना है। फिर जर्मन में हिटलर ने कौन सी पार्टी, ये क्वेश्चन पहले हो गया है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो लगभग देखो 10 क्वेश्चन आपको करना है इस चैप्टर से आपके 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा 2 मार्क्स वाला। ठीक है, फिर 4 अंक वाला क्वेश्चंस की बात करें तो ये देख लेते हैं, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण को लिखना है। फिर हिटलर और मुसोलिनी में क्या समानता थी उसको बताना है। फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है उसको करना है। जर्मनी अगर युद्ध में जीत जाता है तो दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव को उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये हुआ 4 क्वेश्चन। फिर ये 3 क्वेश्चन और है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम और उसके कारण। ठीक है, ये तो करना ही है आपको। फिर हिटलर की विदेश नीति का द्वितीय विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अथवा करके देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे लास्ट चैप्टर भाई, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे, क्योंकि उनकी भी तैयारी जो है आपके जैसे ताकि हो पाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 लास्ट चैप्टर इस वीडियो की, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। तो देख लेते हैं भाई, इसमें से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, मतलब छोटी छोटी क्वेश्चन आएगी, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको बताना है भाई क्या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, फिर साम्राज्यवाद क्या है वो आपको बताना है, फिर थर्ड क्वेश्चन नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ वो करना है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है, इनको करना है। फिर पांचवा क्या बोला जा रहा है, द्वीपों का देश किसे कहा जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन से थे, शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच हुआ, फिर किस घटना से शीत युद्ध की समाप्ति हुआ, उपनिवेशवाद क्या है, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी उसको, फिर वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था वो करना है, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर, एक उपनिवेश देश है कोई मतलब वो और कोई स्वतंत्र देश है तो उन दोनों में क्या अंतर होता है, तो कम से कम 3 अंतर आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका में मजदूरों के किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी उसको बताना है, फिर परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में आपको लिखना है। फिर ये लास्ट 2 क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियान को बताना है, फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानता और क्या अंतर थे उसको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। तो ये रहा कंप्लीट आपके चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको इसको नोट कर लेना है अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम आंसर्स नहीं बता पा रहे, आंसर बताने से वीडियो बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी और एक साथ ऐसा नहीं हो सकता, और आपके पास ऑलरेडी सबके पास परीक्षा बोर्ड सारी ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो बस आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। इसमें से लगभग 85% क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस फंसने के चांसेस है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन लैक हो जाती है, इसलिए मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट वो भी अगर नहीं हुआ 1-2 क्वेश्चन जो छोटी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाला, तो परसेंट हमारा 100% भी हो सकता है। जैसे कि पिछली ईयर आप क्वेश्चन मिला के देखोगे निचोड़ सीरीज से, तो पूरे क्वेश्चन लगभग वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।